Okay, let's begin इंशाल्लाह। तो कहाँ पर हमने एंड किया था कल की क्लास में? जी बताएं। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? जी सर, आ रही है। सर, मुरक्कब के अक़साम कर रहे थे। अक़सामुल मुरक्कब, जी अक़सामुल मुरक्कब। पता नहीं, आपकी आवाज ना रुक कर आ रही है मुझे। एक और दफा रिपीट करें। सर, अक़सामुल मुरक्कब कर रहे थे हम लोग। 2 पॉइंट कवर हो गए। अक़सामुल मुरक्कब कर रहे थे, उसमें पॉइंट नंबर 2 में थे ना हम? इजाफी जी। यस। तो अब यहाँ पर थे ना? यस सर। ठीक है, तो ऐसे रिस्पॉन्ड करें ना बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पॉइंट नंबर 2 क्या था? थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं मैं आपको। हम पॉइंट नंबर 2 यानी कि टाइप 2 ऑफ अक़सामुल मुरक्कब डिस्कस कर रहे थे। अक़सामुल मुरक्कब बेसिकली होते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। उसमें हमने मुरक्कब तौसीफी किया, विच मीन सिंपली अ डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस। लेवल 1 के हिसाब से हम इसको मौसूफ सिफा भी कहते थे। अब इसका जो टाइप 2 था वो था मुरक्कब इदाफी, या फिर हम इसको सिंपली जो है इदाफा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मुरक्कब इदाफी जो है बेसिकली दो कंपोनेंट से बनता है। पहला कंपोनेंट होता है मुदाफ, दूसरा होता है मुदाफ इलैह। ठीक है, और मुदाफ जो है वो अलिफ लाम और तनवीन के बगैर आता है, और इसका जो मुदाफ इलैह है वो हर हमेशा मजरूर होता है, यानी कि जेनेटिव इन केस दम कसरा या फिर कसरतैन से एंड करता है। और उसी की एक्सप्लेनेशन में हमने ये भी देखा था कि एक मुदाफ इलैह के अंदर दो मुदाफ इलैह जो है आ सकते हैं, यानी कि एक सेंटेंस में दो मुदाफ इलैह के साथ जो है वो अपीयर हो सकते हैं। उसको हम बेसिकली नेस्टेड इदाफा भी जो है कहते हैं, जो हमने ना कल पढ़ लिया था, नेस्टेड इदाफा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2, जो कि है अगर से इदाफा के साथ कोई सिफत आती है मुदाफ की, तो उस केस सिनेरियो में कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगी। तो पॉइंट नंबर 2 में यह बताया गया था, इफ द मुदाफ हैज अ सिफा। मुदाफ कौन है? जो पर्टिकुलर थिंग है, जो ओन की जा रही है, जो मुदाफ इले जो उसका ओनर है, और उसकी चीज क्या है? मुदाफ है। ठीक है, उसकी अगर जो कोई सिफा है, then it should come immediately after the mudaf ilay with an al, and should have the same i'rab as that of the mudaf। तो कंडीशन ये है, इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है आपसे कि अगर से मुदाफ की सिफत है तो इमीडिएटली यानी कि मुदाफ के बाद ही उसको आना चाहिए, उसको मुदाफ के अगले वाले वर्ड में आना चाहिए। सर, और जी, मुदाफिले के बाद या मुदाफ के बाद? मुदाफ के बाद, मुदाफ के बाद, इमीडिएटली आफ्टर मुदाफ। ठीक है, सॉरी, इमीडिएटली आफ्टर मुदाफ इले जो है ना, सिफत आएगी मुदाफ की। यस सर। ठीक है, तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन होगी। यानी कि कहने का मतलब ये क्यों यहाँ पर ये इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्योंकि इदाफा जो है कंस्ट्रक्शन है जहां पर हम मुदाफ और मुदाफ इलैह को इकट्ठा देखते हैं। राइट,
अगर से हम इनको अलग कर देंगे तो ये इदाफा नहीं रह जाएगा। दैट्स वाई इस रूल को ना तोड़ते हुए एक नया कंस्ट्रक्शन का जो है ना तरीकेकार ये निकाला गया कि अगर से मुदाफ की भी जो है ना सिफत होगी, यानी कि जो पहला वर्ड होता है इदाफा कंस्ट्रक्शन में, यानी कि बेसिकली हम ये पढ़ते आए हैं कि मुरक्कबुन तौसीफी में कि जब भी मौसूफ आता है तो उसके इमीडिएट नेक्स्ट वर्ड जो है उसकी सिफत होती है, राइट। लेकिन जब सिनेरियो जो है वो इदाफा का आता है तो उस केस सिनेरियो में जो है आप देखेंगे कि इदाफ जो मौसूफ है उसकी सिफत जो है वो आखिर में आएगी, यानी कि मुदाफ इलैह के बाद। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन जो है बनता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आप। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, बाबुल बैती अल जदीदू। बाबुल बैती अल ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आप नोट करेंगे तो ये वाला एग्जाम्पल जो है बाबुल बैती अल जदीदू, इसमें बाब जो है बेसिकली आपका मुदाफ है और अल बैत जो है ना ये आपका मुदाफ इलेह है। बाबुल बैती अपने आप में कंप्लीट एक क्या है, इदाफा कंस्ट्रक्शन है। यस, वेरी गुड। बाबुल बैती जो है अपने आप में एक कंप्लीट इदाफा कंस्ट्रक्शन है। तो अगर से मुझे ये बताना है कि बाप की जो है कोई सिफत है तो मैं बाप के बाद नहीं लाऊंगा, बल्कि मैं उसको लेकर आऊंगा सबसे आखिर में, जो कि है मुदाफ इलेह के बाद। तो बाबुल बैती अल जदीदु विच मीन्स बेसिकली द न्यू डोर ऑफ द हाउस। तो ये न्यू जो है जदीद जो है इज गोइंग बैक टू मुदाफ, नॉट टू दी बैत। ठीक है, नॉट टू दी बैत। तो थोड़ा सा समझे यहाँ पर हम किस तरीके से पहचानेंगे कि ये जो जदीद है वो मुदाफ की ही सिफत है, ना कि मुदाफ इलेह की। उसके लिए कंडीशन ये बताई गई है, अगर से अल जदीद यानी कि सिफत जो है वो मुदाफ को बिलोंग करती है तो उसको जो है अलिफ लाम के साथ आना पड़ेगा, और फिर उसकी एराब वही होगी जो मुदाफ की है। उसकी एराब वही होगी जो मुदाफ की है। जो इस केस में भी है, यहाँ पर देखिए बाब के ऊपर है दम्मा, यानी कि ये क्या हो गया, नॉमिनेटिव है। ठीक है, और इसी तरीके जदीद के ऊपर भी है दम्मा, तो ये भी नॉमिनेटिव है। ठीक है, और ये अलिफ लाम के साथ भी आया हुआ है, यानी कि ये पूरी तरीके से कंडीशन पूरी करता है। सो हेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अल जदीदु जो है सिफत है मुदाफ की, ना कि मुदाफ इलेह की। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस, पॉइंट टू क्लियर है। तो पॉइंट थ्री की तरफ चलते हैं हम। अच्छा, ऊपर के अंदर तो अल रहेगा ही। जी, वो किसी की भी सिफा हो उसके अंदर तो अल होगा ही, मुदाफ मुदाफ लेंगे। अगेन। अगर वो चाहे वो मुदाफ की सिफा हो या मुदाफ इलेह की हो, वो तो डेफिनेट ही रहेगी। नहीं, उसकी तो हम आगे बात करेंगे ना कि मुदाफ इलेह की सिफत हो तो क्या होगा, वो नेक्स्ट पॉइंट है। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि अगर से वो मुदाफ की सिफत है तो दो कंडीशन पूरा करना जरूरी है उसके लिए। पहले तो वो अलिफ लाम के साथ आएगा, और उसके एराब को जो है करस्पॉन्ड करना पड़ेगा मुदाफ के साथ। हम्म, ठीक है। जी जी। यस, सही है। तो अब हम चलते हैं पॉइंट थ्री की तरफ। पॉइंट थ्री में ये कहा जा रहा है कि इफ द मुदाफ इलैह हैज अ सिफा। ठीक है, अब ऊपर में क्या कहा गया था कि अगर से मुदाफ की सिफत है तो क्या रूल है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मुदाफ इलैह की सिफत है तो क्या होगा। तो देन इट शुड कम इमीडिएटली आफ्टर द मुदाफ इलैह। अगेन रूल तो सेम है यहाँ पर भी।
कि सिफत जो है वो चाहे मुदाफ की हो या फिर मुदाफ इलै की हो, सिफत आएगी आखिर में ही, बीच में नहीं आ सकती बिल्कुल भी। ठीक है। एंड शुड करस्पॉन्ड टू इट, यानी कि मुदाफ इलै के साथ उसको चार चीजों में करस्पॉन्ड करना पड़ेगा, जो कि है बेसिकली जेंडर, नंबर, एराब, और फिर और टाइप। फिर टाइप। पोजीशन। हाँ, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो इन चारों के चारों चीजों में जो है इसको करस्पॉन्ड करना पड़ेगा, एज जैसे कि एक कंप्लीट मौसूफ हो, सिफत हो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझे। यहाँ पर बाबुल बैती अल जदीदी, ठीक है, बाबुल बैती को आप अलग कर देंगे तो ये सेपरेटली क्या बनेगा? दाखिल है। इदाफा है, राइट। ये दाखिल। मुदाफ है और फिर ये सॉरी मुदाफ इले है, दाखिल है। मुदाफ है और फिर मुदाफ, मुदाफ और मुदाफ इले मिलकर बन गया इदाफा। ठीक है। अब बैत की भी एक सिफत है जो कि यहाँ पर एक्सप्रेस की जा रही है आखिर में, वो ये क्या है कि जदीद। ऊपर जो जदीद था वो था बाब के लिए, नीचे जो जदीद है वो है बैत के लिए। ठीक है। तो अगर से जदीद बैत के लिए है तो किस तरीके से हम पहचानेंगे? तो उसके लिए हमने देखना पड़ेगा कि अगर से ये चार कंडीशंस को पूरा कर रहा है, यानी कि ये अलिफ लाम के साथ आया है, जी बिल्कुल, और इसका एराब जो है कसरा है, इसका भी कसरा है, दोनों मैस्कुलाइन है, बिल्कुल, और दोनों जो है क्या कहते हैं वो सिंगुलर है। ठीक है। चारों एस्पेक्ट पूरे हो रहे हैं तो ये सिफत है मुदाफ इलै की। सिर्फ दो एस्पेक्ट पूरे हो रहे हैं तो ये सिफत है मुदाफ की। दैट्स हाउ वी आइडेंटिफाई। समझ रहे हैं आप लोग? और इसके ट्रांसलेशन में कितना फर्क आ जाता है, देखें आप। बाबुल बैती अल जदीदु हम कहेंगे तो इसका मतलब होगा द न्यू डोर ऑफ द हाउस। ठीक है। अगर से हम ऐसे कहेंगे बाबुल बैती अल जदीदी, तो इसका मतलब होगा द डोर ऑफ द न्यू हाउस। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीटली बदल गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? जी समझ में आ गई। सर अगर एराब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम, तो फिर जब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तब तो दोनों सेंटेंसेस एग्जैक्टली सिमिलर लग रहे हैं ना। ये कैसी अरबिक है जहाँ पर एराब का इस्तेमाल नहीं होता बेटा? नहीं मतलब हम एराब या तो प्रोनाउंस कर रहे हैं या तो फिर लिख रहे हैं। अगर हम जी, एराब नहीं लिखते हैं तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वही तो कह रहा हूँ मैं आपसे, ये कैसी अरबी है जिसमें एराब नहीं होता? बगैर एराब के ही तो होती है अरबी। मतलब दिखने में तो नहीं होता है ना। दिखने में नहीं होता ना, लेकिन असल में तो होता है ना। तो वो तो सिर्फ सिर्फ प्रोनाउंस करने पे ही आइडेंटिफाई होगा फिर अब कि अरबी जदीदी जो है में ना, ऐसे ही। अरबी जो है ना असल में वो एराब के ऊपर ही खड़ी हुई है। ठीक है, एराब को आप निकाल देंगे तो अरबी को जो है ना वो किसी और जुबान में समझा ही नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप? ना सिर्फ अरबी को किसी और जुबान में, बल्कि अरबी को अरबी में ही समझा नहीं जा सकता। ये एराब की जो है ना इम्पोर्टेंस है अरबी के अंदर। ठीक है। आप अगर से ऐसे कह देना कि बाबुल बैती अल जदीद, ओके, आप इसका एराब नहीं इस्तेमाल कर रहे। ठीक है। तो हम्म आप ये तब करेंगे जब आप स्पोकन डायलेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पोकन डायलेक्ट में आप इन तमाम तर चीजों से यूज टू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि आप किस चीज की किसकी सिफत जो है किसके साथ जो है वो अटैच्ड है या फिर रिलेटेड है। ठीक है। लेकिन जब आप बात करेंगे रिटर्न अरेबिक की या फिर एकेडमिक अरेबिक की, उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि एराब के बगैर जो है लिखा जाए। समझ रहे हैं आप? मुझे नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करो। जब हम स्पीक करेंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा अगर हम बिना रैप का यूज करें तो? बिल्कुल। जब हम जब आप बोलेंगे तो स्पोकन अरेबिक इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त आप जो है एराब अक्सर नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है।
तो उसके सिनेरियो में हम जो है यूज टू हो जाते हैं इन तमाम तर चीजों से, तो हमें पता चल जाता है कि किसकी जो सिफत जो है किसके साथ अटैच है। ठीक है। लेकिन जब आप एकेडमिक अरबिक की बात करते हैं जहाँ पर यानी कि लिखी हुई अरबिक है, ठीक है, या फिर ऐसी अरबी है जहाँ पर मतलब ना पूरे कायदे का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस वक्त ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि वो एराब के बगैर लिखा जाए। इवन दो कि अपीयरेंस में आपको कोई हरकत नजर ना आए, लेकिन जो रीडर होता है उसे पता है कि एराब जो है किस पर कौन सी वाली लगी होगी। तो सर जो हमें कैसे पता चलेगा? जी बिल्कुल, उसी के लिए तो हम ग्रामर रूल्स पढ़ रहे हैं ना, कि आपको यही तो बात समझनी है कि अगर से देखें बाबुल बैत है, तो हमें बाई डिफॉल्ट ये बात समझ आ जानी चाहिए कि बाब जो है असल में मुदाफ है। ठीक है। तो इसका एराब जो है वो दम्मा होगा, जाहिर सी बात है, दम्मा दम्मा ही हो सकता है। ठीक है। और अगर से इससे पहले कोई ऐसा आमिल आता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि कोई वर्बल सेंटेंस आ रहा है, वजदतू, तो वहां पर बाबू जो है वो बाबा बन जाता है। ठीक है, यानी कि फतह से एंड होगा वो। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब आगे हम अजरुमिया में जाकर देखेंगे कि किस तरीके से एराब जो है ना वो इंटरचेंजेबली आ सकते हैं, लेकिन केस दोनों का एक ही होता है। यानी कि अब ऐसे चीजें एक्सपीरियंस मतलब ना अपनी स्टडी में अब एक्सपीरियंस करेंगे कि जहां पर एक ही वर्ड है, उसके ऊपर एराब जो है फतहा है और फिर एक के ऊपर है दम्मा, लेकिन हम दोनों को कह रहे हैं कि दोनों जो है नॉमिनेटिव केस में है, इवन दो कि दोनों की हरकत जो है वो डिफरेंट है। तो इसको हम कहते हैं केस क्लासिफिकेशन। वो आप आगे जाकर पढ़ेंगे। क्योंकि बाब मामूल हो गया है, लेकिन उसकी रियल इराक तो दम्मा ही है, इसीलिए उसकी शक्ल की एंडिंग दम्मा ही हुई है। हाँ। तो हाँ, तो ये दोमा ही है ना बाप की जो केस एंडिंग है यहाँ पर। जी। ठीक है। तो क्लियर है मुरक्कब व इदाफी यहाँ तक? यस सर। जी, अमीन, फहाद, मुआविज, आप लोग बताएं। तो सर क्लियर है। जी। जी। सर ये अगर ऐसे होगा, कल्बु अलल बाबिल बैतिल जदीद, तो जी। अगर हम ये सेंटेंस बोलेंगे कल्बु अलल बाबिल बैतिल जदीद, अगेन अगेन। कल्बु अलल बाबिल बैतिल जदीद, कल्बू। अलल बाबिल बैतिल जदीद। ठीक है। सेंटेंस ठीक है ना सर? बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कैसे पता लगे? अब इसमें आपने क्या किया, कल्बू जो है ना वो आपने मुब्तदा बना दिया उसको। ठीक है। अला जो है ना ये आपका बन गया हरफुन जर, और इसके बाद जो आपने क्या इस्तेमाल किया, बाबिल। बैतिल जदीद। हाँ, बाबिल बैतिल जदीदी। और बाब जो है ना इसमें आपका जो है हो गया मुदाफ, अलबैत जो है इसका मुदाफ इले हो गया। ठीक है। और अल जदीद जो है वो सिफत हो गई मुदाफ इले की। ठीक है। मौसूफ और सिफा और मुदाफ मुदाफ की भी मुदाफ हो इले। सकती है। हाँ, नहीं सुनिए आप मेरी बात। मौसूफ और सिफा, मुदाफ मुदाफ इले, ये दोनों जो हैं बन जाएंगे मजरूर ऑफ अला। ठीक है। अला हो गया जर, जर और मजरूर दोनों मिलाकर बनेंगे खबर ऑफ अल कल्बू, जो कि है आपकी मुब्तदा। ठीक है। दैट्स हाउ द एनालाइजेशन गोस। अच्छा, और स्पीकिंग वगैरह में तो परसेप्शंस वगैरह
और से पता लग जाएगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है, जब हम मतलब हाँ हमेशा स्पीकिंग करेंगे तब। हम्म, ठीक है सर। हाँ बिल्कुल। स्पीकिंग के मामला ही अलग है ना, कि देखें स्पीकिंग जो स्पोकन डायलेक्ट हम्म, जो है वहां पर जो है क्लासिकल अरेबिक इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होती। क्लासिकल अरेबिक आप देखें किताबों में और फिर खुतबात में। अब उसके अलावा जो है आप कहीं और पर जो है ना क्लासिकल अरेबिक नहीं देखेंगे। सर आपकी स्क्रीन। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? हम्म, यस सर। हाँ, तो फहाद ने मतलब ना बहुत अच्छा सेंटेंस अभी आपने हमें दिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा री एनालाइज कर देता हूँ, तो ताकि ना आपको पता चले कि एनालाइजेशन किस तरीके से होती है जब ये नेस्टेड कॉन्सेप्ट्स जो है ना एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं। ठीक है। सॉरी, मेरा ना एक पेन क्यों ऑफ हो गया। जी फहाद, ये कौन लिख रहे हैं? जी फहाद, रिपीट करें अपने आप सेंटेंस को आप। वो अलग। कल्बू अला बाबिल वही थी। बाबिल। बैटिंग जदीदी होगी। जी, बैतिल। ठीक है, एनी बहुत कोशिश की है मैंने लिखने के लिए स्क्रीन पर। देखते हैं। ठीक है। फहद ने जो सेंटेंस कहा है ना, कल्बु अला बाबिल बैती जदीदी, तो इसमें आप क्या नोट करेंगे कि जो आपका कल्ब है ना बेसिकली ये आपका मुक्तदा है। यानी कि ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में असल में बात हो रही है। ठीक है। और ये अला जो है ना आपका ये है जर। इसको हम कहते हैं जर, यानी कि हरफुन जर है। राइट। बाबिल बैती क्या है? आपस में क्या है? इदाफा है। ठीक है। और अल बैतिल जदीदी क्या है? ये है आपस में मौसूफ और सिफा। यस। मौसूफ और सिफा दोनों बनेंगे मजरूर ऑफ अला। दोनों बनेंगे मजरूर ऑफ अला, यानी कि ये पूरा जुमला जो है ना मजरूर है। पूरा जुमला क्या है? मजरूर है। किसका? अला का। तो ये जार और मजरूर, जार और मजरूर, जार प्लस मजरूर दोनों मिलके बनते हैं खबर। किसकी खबर बनते हैं? इसकी, मुब्तदा की। समझ रहे हैं आप लोग? इस तरीके से मतलब ना एनालाइजेशन होती है। बट यहाँ सर अल जदीदी हम ये कैसे समझ रहे हैं कि वो बैत की सिफा है? क्योंकि यहाँ पर चारों चीजों में करस्पॉन्ड कर रहा है ना। क्या सादिका है ना, सादिका। यस सर। हाँ, अलिफ लाम भी है, एराब भी सेम है, जेंडर भी सेम है। राइट। लेकिन सर जो बाप के मीन्स जो मुदाफ की कंडीशन मीट होनी चाहिए वो भी तो मीट कर रहा है। अल होना चाहिए और इसका आप केस एंडिंग सेम होनी चाहिए। यस। सॉरी, दस टेक्निकल एरर। और ये असल में ना बा भी नहीं होगा, ये असल में ना ये होगा बाबा होगा। ठीक है। वाई। अब इसको हम कहते हैं इनडिक्लाइनेबिलिटी, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर एराब की चेंजेस ना पॉसिबल नहीं होते। ठीक है। लेकिन
ये है जेनेटिव केस में। अब ये क्योंकि यहाँ पर फतहा आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जेनेटिव नहीं है या फिर ये एक्यूजेटिव है। इसका मतलब ये है कि ये इनडिक्लाइनेबल है। इनडिक्लाइनेबल और डिक्लाइनेबल ना अभी आपका अगला ही टॉपिक आएगा जिसमें आप पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर जो है ये इनडिक्लाइनेबल हो जाते हैं और इनका एराब चेंज करना पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो अला आने की वजह से चेंजेस आ सकते हैं किस केस में, यानी कि केस, इसकी जो केस क्लासिफिकेशन है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इसके एराब में चेंजेस आए वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, Yes. क्लियर है यहाँ तक? जी क्लियर है या फिर नहीं? Yes, sir. क्लियर है ना? ठीक है, चले फिर पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका मुरक्कबुल इशारी। मुरक्कबुल इशारी ये बहुत ही सिंपल सा जुमला है, सिंपल सा फ्रेज है। इसमें क्या होता है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका इस्मुल इशारा, दूसरा होता है आपका मुशारुन इलैही। इस्मुल इशारा क्या है? इस्मुल इशारा जो है बेसिकली आपके डेमोन्स्ट्रेटिव्स है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव्स है। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या है? लेवल 1 से कोई मुझे बताएगा डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या है और कितने हैं? हाजा ज़ालिका हाजिरी तिलका हाजा हाजिही और हाउलाई इलाहिका। इलाइका। यस, ठीक है, दैट्स गुड। बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव्स वो वर्ड हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी को पॉइंट आउट करने के लिए या फिर किसी चीज को पॉइंट करने के लिए, राइट? तो उनमें आ जाते हैं आपका हाजा हाजिही, राइट, जालिका तिलका, हा उलाई और फिर उलाई का। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी आपके डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं उनको हम कहते हैं इस्मुल इशारा। उनको हम कहते हैं इस्मुल इशारा। और जब भी इस्मुल इशारा इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, तो जाहिर सी बात है वो किसी चीज की तरफ पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, राइट? तो जिस भी चीज के ऊपर पॉइंट किया जा रहा है ना, तो वो चीज है मुशारुन इलैही। वो चीज है मुशारुन इलैही। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, हाजर रजुलु। हाजर रजुलु में जो आपका हाजा है ये आपका इस्मुल इशारा, ये है हमारा इस्मुल इशारा। और इसमें जो रजुलु है ये है मुशारुन इलैही। मुशारुन इले यानी कि जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है वो है मुशारुन इले। ठीक है, लेकिन इसमें आपको फर्क ये समझना है कि अगर से इस्मुल इशारा के बाद मुशारुन इले जो है वो डेफिनेट है, यानी कि वो मारिफा है, अलिफ लाम के साथ आया हुआ है, तो वो एक फ्रेज है। तो वो एक क्या है? फ्रेज है, यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो हाजर रजुलु ट्रांसलेट्स टू दिस मैन। हाजर रजुलु ट्रांसलेट्स टू दिस मैन। लेकिन हाजा के बाद जो है ना, अगर से रजुलुन, ठीक है, अगर से रजुलुन हो या फिर कोई भी वर्ड हो मुशारुन इले हो, वो अलिफ लाम के बगैर आता है, तो वो इस्मुल इशारा, वो मुरक्कबुन इशारी नहीं होगा, वो होगा मुब्तदा एंड खबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस बना देता है। हाजा इसमें बन जाता है मुब्तदा और रजुलुन जो है इसमें बन जाती है खबर। तो हाजा रजुलुन ट्रांसलेट्स टू दिस इज ए मैन। ठीक है, दिस इज अ मैन एक कंप्लीट सेंटेंस है,
दिस मैन जो है वो सिर्फ एक इनकम्प्लीट सेंटेंस यानी कि फ्रेज है। तो ये फर्क आपको पहचानना है कि इस्मुल इशारा के बाद अगर से मुशारुन इलैह डेफिनेट है, मारिफा है, अलिफ लाम के साथ आया है, तभी जाकर वो मुरक्कबुल इशारी है, वरना फिर वो मुब्तदा खबर है। ठीक है यस सर। जी, बाकी लोग बताएं। बिल्कुल clear है। जी समझ में आ गए। ये सफूरा आपको समझ आया? सना? यस सर। यस सर। यस। नाजिरा आपको समझ आया? यस सर। जी। और अमीन, अमीन आपको समझ आया? जी यस सर, समझ गया। यस। तो बहुत ही सिंपल सा था आपका इस्मुल इशारा और मुशारुन इलैह। ठीक है, तो आज के लिए हम लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, अल मुरक्कबुन बिनाई। मुरक्कबुन बिनाई, और इसको हम मुरक्कबुन अददी भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ट्रांसलेट्स टू न्यूमेरिकल फ्रेज। ठीक है, कोई ऐसा जुमला है जिसमें नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा हो तो वो बेसिकली न्यूमेरिकल फ्रेज होता है। ठीक है, यानी कि नंबर्स को इस्तेमाल हो रहा है और वो दो अलग अलग नंबर्स हैं, यानी कि दो अलग अलग वर्ड्स से बना हुआ एक नंबर है। ठीक है, तो ऐसे जो जुमले होते हैं वो मुरक्कबुन अददी होते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा ओपन अप करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? अ हरफुन ओरिजिनली टू लिंक्ड दी टू, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है अहद अशरा। ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन, मुझे 1 to 10 नंबर काउंट करके बताएं, कौन बताएंगे? हाँ, फहद आप बताएं 1 to 10। वाहिद इस्माइल, वाहिद इस्माइल सलासा अरबा खमसा सित्ता तिस्आ सित्ता तिस्आ समानिया ना सबात मानिया अशरा। सबआ समानिया सबआ समानिया, सबा सबआ समानिया तिस्आ अशरा। सबआ तिस्आ। समानिया तिस्आ अशरा। यस, वेरी Yes. गुड। तो बेसिकली अब इसके बाद अगर से हमने नंबर्स कहने हैं तो हम कैसे कहेंगे? सफूर आप बताएं। यस सर। फिर से बोलिए, क्या बोले आप? 11 12 13 14 कहना है आपने, तो कैसे कहेंगे बेटा? वाहिद अशरा, वाहिद अशरा, इस्नान अशरा। हाँ, कंप्लीट करें। अ, वाहिद अशरा, इस्नान अशरा, सलासा अशरा, अरबा अशरा, खमसा अशरा, सित्ता अशरा, सबआ अशरा, थमानिया अशरा, तिस्आ अशरा और अशरून। इशरून। इशरून। हाँ, वाहिद अशरा नहीं होता, वो होता है अहद अशर। ठीक है। ओके। हाँ, अब हम देखें, अब हमारे पास नंबर है अहद अशरा। ठीक है, अहद अशरा बना कैसे, इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री में चलते हैं। ओरिजिनली अहद अशरा जो है ना वो था अहदुन व अशरुन। अहदुन व अशरुन। अहदुन यानी एक, अशरुन यानी 10। एक और 10 यानी कि 11। ठीक है, अब अरबों ने क्या किया, इसको आसान बनाने के लिए इन्होंने जो है इसके बीच में से वाव को निकाल दिया और इसको सिंपली उन्होंने बना दिया अहादा अशरा। सिंपली इन्होंने बना दिया अहादा अशरा। तो इस तरीके से बेसिकली ना काम करते हैं। तो दिस दिस लिस्ट गोज ऑन, इसना अशरा, सलासा अशरा, अरबा अशरा, खमसा अशरा, एंड द लिस्ट गोज ऑन टू तिस्आ अशरा, इशरून। तो बेसिकली ये जो फ्रेज है न्यूमेरिकल फ्रेज, ये 11 to 19 के दरमियान काम करता है। यानी कि जहां पर आप देखेंगे कि एक सिंगल जो नंबर है उसी का वर्ड जो है
10 के साथ जो है जोड़ दिया जाता है और उसको जो है एक नया नंबर बना दिया जाता है, जैसे कि 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14, 15 हो गया। ठीक है, ये बेसिकली न्यूमेरिकल फ्रेज है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। वो क्या है कि नंबर 12 जो है ना, इसमें एक्सेप्शन है। नंबर 12 क्या है, इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, अभी क्यों है, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी डिफर करती है, जब केसेस जो है ना वो थोड़े से डिफर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर से नंबर 12 हालतुन रफा में, हालतुन रफा बेसिकली होता है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, और हालतुन नसब होता है एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस। और हालतुन जर होता है जेनेटिव केस। ठीक है, केसेस तो आप लोगों को याद ही होंगे ना, भूला नहीं है आप लोगों ने, आई होप। यस सर। हाँ, गुड। ठीक है, तो अब देखिए, अगर से नंबर 12 जो है ना वो हालतुन रफा में यानी कि नॉमिनेटिव केस में आता है, तो वो कैसे बिहेव करता है। हालतुन रफा में या फिर नॉमिनेटिव केस में जब भी नंबर 12 आता है, तो नॉर्मली जो है वो अ, एकदम जो है क्या कहते हैं, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही होता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, जा अहदा अशरा रजुलन, जा अहदा अशरा रजुलन, यानी कि 11 men came। तो यहाँ पर अहदा अशरा जो है ना बेसिकली आपका, सॉरी नीचे यहाँ पर है, जा इस्ना अशरा रजुलन। हालतुन रफा में ये बहुत ही सिंपल यानी कि नॉर्मल वे में जो है ना काम कर रहा है। यानी कि इसके इस्ना में आप देखेंगे कि ये अलिफ के साथ आया हुआ है। ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस की बात है। लेकिन जब ये हालतुन नसब में आता है यानी कि अक्यूजेटिव केस में, तो ये जो अलिफ जो है या में तब्दील हो जाता है। तो हम कहेंगे रअयतु इस नई अशरा रजुलन। ठीक है, और ये सेम होता है, मतलब जब ये जेनेटिव केस में आता है तो अगेन जो अलिफ जो है वो या में तब्दील हो जाता है। मररतु भी इस नई अशरा रजुलन। अब देखें कि ये नॉमिनेटिव क्यों है और ये फिर एक्यूजेटिव क्यों है, जेनेटिव क्यों है। अब थोड़ा सा सेंटेंस को एनालाइज करेंगे, आपको तो पता चलेगा कि जा क्या है, ये बेसिकली क्या है, जा क्या है, एनीबॉडी। मफूल। मफूल है, मफूल सेंटेंस के शुरू में आता है। नहीं, जा नहीं, उसमें अशरा मत। नहीं, जा क्या है, जा एक वर्ड है, वो क्या है, वर्ब है, वर्ब है। वर्ब है। यस, दैट्स द थिंग। ठीक है, जा एक वर्ब है। तो जब वर्ब आ जाता है तो अगली चीज हम किस चीज को तलाश करते हैं मफूल को, जी। मफूल और फाइल को। ये किस चीज को तलाश करते हैं हम, मफूल या फाइल को। फाइल को ना। फाइल तो आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। मफऊल तो कभी कभार नहीं भी होता जब फेल लाजिम होता है, राइट। हम्म, हाँ, तो इस फॉर्मूले को आपने भूलना नहीं है। वो क्या है, वी प्लस डी प्लस ओ, वर्ब प्लस डूअर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि फेल प्लस फाइल प्लस मफऊल। तो ये फॉर्मूला होता है वर्बल सेंटेंस का। तो इसको आपने भूलना नहीं है कभी भी। ठीक है, जा यानी कि एक वर्ब है। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं इसके अंदर, क्या ढूंढ रहे हैं, मफूल ये फाइल। डूअर। फाइल। फाइल का एरॉब क्या होता है, फाइल दम्मई का है, एरॉब क्या दम्मई। होता है, क्या होता है, रफा। रफा, यानी कि ये दम्मा या फिर दम्मतैन से एंड होता है, राइट। सही है,
सही है या गलत है? नहीं, कुछ गलत लग रहा है। नहीं पता? क्या बताऊं मैं आपको, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया तो था कि आपका जो फाइल है वो हर हमेशा मरफू होता है, हर हमेशा मरफू होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ हालतुन रफा में ही आएगा, दम्मा या फिर दम्मतैन में ही जो है उसी कैटेगरी में वो फॉल करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इस्ना अशरा आपका जो है अलिफ के साथ आया है, ठीक है। यानी कि जो अलिफ है ये बेसिकली अलामत है, अलिफ जो है ना इसके अंदर बेसिकली अलामत है रफा की, या फिर ऐसे कहें कि ये अलिफ जो है अलामत है नॉमिनेटिव होने की, ठीक है। और सिमिलरली आप इस सेंटेंस को एनालाइज करें जहां पर है रअयतु इस्नई अशरा रजुलन, ठीक है। अब यहाँ पर है रअयतु, रअयतु क्या है मुझे बताएं कोई। हाँ, वर्ब है। फेल और सिर्फ फाइल है वर्ब है, फेल और फाइल फेल दोनों और है, फाइल, यस। हाँ। हाँ वेरी गुड, फेल और फाइल है। तो अगली चीज क्या हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? मफूल। मफूल। मफूल की केस एंडिंग क्या होती है? इसकी होती है बस सर। फतहा की। क्या होती है? हाँ, फतहा। फतह की। पता है, यानी कि अक्यूजेटिव होती है ना, हम्म। राइट। तो जब आपका 12 नंबर जो है वो अक्यूजेटिव केस में आएगा तो ये अलिफ जो है या में तब्दील हो जाएगा, और ये या जो है ना असल में सिंबल है, या फिर ऐसे कहें कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है अक्यूजेटिव केस को, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? हम्म। सेम हियर। अब सेंटेंस 3 में आप देखेंगे मररतु बिइस्नई अशरा रजुलन। अगेन यहाँ पर मररतु क्या है, एनीबॉडी? फेल प्लस फाइल। फेल प्लस फाइल अगेन, यस वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर बी आ गया ना, तो बी क्या है ये बताएं मुझे। जर है। जर है, तो जब जर आता है तो अगली चीज क्या हम ढूंढते हैं? मजरूर। मजरूर। मजरूर, यस वेरी गुड। तो अगले वर्ड को क्या होना चाहिए? मजरूर होना चाहिए, यानी मजरूर। कि उसको उसको यानी कि हालतुन जर में होना चाहिए, यानी कि जेनेटिव केस में होना चाहिए, राइट। तो अगेन जब 12 नंबर जो है वो जेनेटिव केस में अपीयर होता है तो वो अलिफ जो है या में तब्दील हो जाता है, और ये या जो है रिप्रेजेंट कर रहा है जेनेटिव केस को। अब आप पूछेंगे कि एक्यूजेटिव में भी या है और जेनेटिव में भी या है, तो कैसे हम पहचानेंगे? सारी सिंपल सी बात है, इससे पहले वाला जो वर्ड है वो अगर से जार है या फिर कोई ऐसा रीजन है जिससे अगला वाला वर्ड जो है वो जेनेटिव में जाता है, तो 12 नंबर जो है वो जेनेटिव केस में है। वरना फिर आप जो है इन बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेंगे कि वो एक्यूजेटिव में है, ठीक है। क्योंकि जेनेटिव को पहचानना मतलब ना बहुत आसान है। जेनेटिव होने के सिर्फ दो ही मेजर रीजंस होते हैं, एक जार और मजरूर जब होता है, ठीक है, जार आता है तो मजरूर जो है जेनेटिव हो जाता है। दूसरा जब मुदाफ आता है तो मुदाफ इलैह मजरूर हो जाता है। तो दो ही मतलब ना मेजर रीजंस हैं जिस वजह से कोई वर्ड जो है वो जेनेटिव केस में जाता है। वरना फिर आप देखेंगे कि हमेशा जो है वर्ड्स वो नॉमिनेटिव या फिर एक्यूजेटिव में ही जाएंगे, ठीक है। मेरा एक सवाल है, यस जी बेटा। ये जो न्यूमेरिकल फ्रेज है वो 11 से 19 तक ही क्यों है? दूसरे नंबर्स यानी कि 21, 22 ये क्यों नहीं है? इसरोन क्यों नहीं है? सरासुन क्यों नहीं है? 21 कैसे बोलते हैं आप? वाहिद इसरोन। जी, वाहिद इसरोन। 22 23 कैसे बोलते हैं आप? अहद इसरोन। यस, वही फॉर्मूला है ना। 11 से 19 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 11 to 19 है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की जो सीक्वेंस है वहां पर जितने भी फ्रेज आते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल फ्रेज हैं। यानी कि जो आपका अहदा इशरून था वो असल में था अहदुन व इशरून। अब न्यूमेरिकल फ्रेज जब बन गया तो वो हो गया अहदा इशरून, ठीक है। नहीं यहाँ लिखा है ना पॉइंट्स में कि दिस फ्रेज इज फाउंड ओनली इन नंबर्स 11।
हाँ 11 to 19 जो है ना, ये सीक्वेंस बता रहा है आपको, तो इस वाली सीक्वेंस की बात हो रही। ऊपर एक और लाइन लिखा है कि join to form I think it is a phrase in which two numericals are joined to form a single word. बिल्कुल